बहुत पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। वो अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेच के घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया, तभी उसे आवाज सुनाई दी घोड़ों के एक टोली की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर है, मैं छुप जाता हूं। गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो टोली सीधे उस पेड़ के नीचे ही आके रुकी। अली बाबा ने गिनती की, वो 40 थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका सरदार एक बड़े चट्टान की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा चट्टान हट गया एक गेट की तरफ और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो चट्टान फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को भरोसा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो चट्टान फिर हिला और चोर बाहर आए। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस चट्टान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो थोड़ी ही देर में घोड़े पे सवार होके चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधे चट्टान की तरफ गया। उसने वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देख के उसका सिर फिर गया। सोने के सिक्के, हीरे, खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने चौंक के 3 झोले भर के सामान लिया और निकल गया। बाहर उसने फिर से वही शब्द बोले जो सरदार ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा सब लाया कहां से, इतना सोना कहां से मिला। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं। तो तुम दफनाने के लिए जगह बनाओ, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी पत्नी कासिम से नापने का बर्तन मांगने पहुंची। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की पत्नी ने कुछ झूठ मूठ का बोल दिया। कासिम को उस पे भरोसा नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगा के दे दिया।
उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की पत्नी कासिम को बर्तन लौटाने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हक्का बक्का रह गया। कहां से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहां से आया ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं ले चलते तो मैं चोरों को बता दूंगा तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को मालूम था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। दोनों वापस घर लौट आए, पर कासिम का ध्यान वहीं गुफा में था। वो हाथों हाथ 2 गधे लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो शब्द दोहराए जो अली बाबा ने बोले थे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान हट गया और रास्ता खुल गया। कासिम को भरोसा नहीं हुआ। अंदर का नजारा उसे हक्का बक्का कर गया। इतना सोना देख के उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने सोना भरा अपने झोलों में। जब जगह नहीं बची वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो चट्टान से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो शब्द बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे, तो वो कुछ भी अनशंट बोलने लगा। खुल जा टिम टिम, खुल जा कुमकुम, खुल जा जिम जिम। कितना भी बोला पर वो चट्टान टस से मस नहीं हुआ। घबराया हुआ, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में चोर गुफा पहुंच गए। उनको कासिम के गधे देख के शक हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। देर रात होने पर कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को भी कासिम की चिंता थी। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के गधे दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका काम काज संभाला और उसकी तरक्की की। वो अमीर होते गए। उसी समय चोरों के सरदार को समझ आया कि गुफा से सोना दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो उसने एक चोर को ध्यान रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई ऐसा है जो नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने दरवाजे पर निशान लगा दिया।
शाम को कासिम की पत्नी जब घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेके आसपास के सारे दरवाज़ों पर वैसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोरों की टोली अली बाबा का घर ढूंढने आई। तब उन्हें सारे दरवाज़ों पर वो निशान दिखा। हार के वो लौट गए, पर उनका सरदार जिद्दी था। उसने भेष बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा ने खोला। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं तेल बेचने निकला था। सुनने में आया है कि आप यहाँ के सबसे अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, खरीदेंगे? अली बाबा ने सरदार को तेल का व्यापारी समझ के रात को खाने पे आने के लिए कहा। तेल की 40 बरनियां लेके वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की। रात को वहीं रुकने की सलाह देने पर सरदार ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की पत्नी तेल की बरनियां देखने गई। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। हम निकले अभी? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि तेल नहीं, इनमें तो चोर छुपे हैं, और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो रसोई में गई और काफी तेल गरम किया और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी ना पाए। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उनके पास आया। अब आ जाओ। उसे कोई हरकत नहीं दिखी तो उसने दोबारा बोला। सो गए क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे उसका दिल बैठ गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की पत्नी ने अली बाबा को ये हादसा बताया। अब वो बिना चोरों की चिंता किए पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उससे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स?
पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल। ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहां सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा। हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक ओवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा।
पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक अवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक अवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया, उसकी पत्नी से छुपते हुए, और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। हेल्प! वीणा चिल्लाई। जैक ने वीणा को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा।
कई साल पहले कहीं दूर एल्व्स की जमीन पर 3 एल्व्स रहा करते थे। ये एल्व्स अच्छे दिल वाले संत बनने के लिए तैयार थे और अब निकले थे मनुष्यों की दुनिया की यात्रा करने। हमारा कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। हम भी मनुष्यों की दुनिया देखेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति बहुत खुश रहे। और एल्व्स ने प्रवेश किया। एक पुराने घर में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे। बूढ़े आदमी ने अपने घर की कार्यशाला में जूते बनाकर घर चलाया था और कभी-कभी उसने पुराने जूतों की मरम्मत भी की। जूते वाला कमाए हुए पैसों से नए जूते बनाने के लिए एक चमड़ा खरीद कर लाता था। एक दिन उसने अपने कमाए हुए पैसों से चमड़े खरीदे और वो घर पहुंचा। उसने जो चमड़ा खरीदा था वो जूते की एक जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त था। उसने टेबल पर चमड़े के टुकड़े को छोड़कर कमरे को बंद कर दिया और अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह जब वो जाग गया, अपने बिस्तर में बैठकर उसने एक जोरदार आलस दिया। उसने जूते के प्रकार के बारे में सोचा जो वो बनाने जा रहा था और हर सुबह की तरह उसने नाश्ता खाया जो पत्नी ने बनाया था। डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब काम पर चलना चाहिए। आज मैं बहुत ही अच्छे जूते बनाऊंगा। कल रात आपने जूते की एक जोड़ी बनाई। क्या आपके पास एक और जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया क्योंकि वो जानता था कि उसने कल रात सोने से पहले कोई जूता नहीं बनाया। इसलिए बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी कार्यशाला में भाग गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, चमड़े का टुकड़ा जो उसने रात को सोने से पहले टेबल पर छोड़ा था वो अब बहुत सुंदर जूते में बदल गया था। जूते वाले की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। मैंने ये जूते कब बनाए मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। जूते इतने सुंदर थे कि जूते वाले ने उन्हें तुरंत खिड़की के सामने रखा और ग्राहक का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय में एक अमीर दिखने वाले ग्राहक ने खिड़की से जूते को देखा और अंदर आया। सुप्रभात, मैं खिड़की के सामने रखी जूतों की जोड़ी खरीदना चाहता हूँ। उसकी कीमत चाहे कितनी भी हो। मैंने आज तक इतने सुंदर जूते कभी नहीं देखे। बड़ी खुशी से बूढ़े आदमी ने जूते की जोड़ी बेची और उसने उसकी सही कीमत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा। इस बार जूते वाला जूते के 2 जोड़े के लिए चमड़े लेने बाजार जा रहा था और फिर उसने टेबल पर चमड़े को छोड़ दिया और कमरे में चारों ओर घूम आया। चमड़े के टुकड़े पर एक नजर और डाली और बिस्तर पर चला गया। जैसे ही वो जाग उठा, वो सीधे अपने वर्कशॉप में गया। इस बार अद्भुत जूते के 2 जोड़े टेबल पर थे। इस बार फिर जूते वाला बहुत खुश था। उसने जूतों को खिड़की के सामने रखा। उसी दिन उसने जूते के दोनों जोड़े बहुत अच्छी कीमत में बेच दिए और वो फिर से और अधिक चमड़े खरीदने के लिए चला गया। मन ही मन वो सोच रहा था कि जूते के ये सुंदर जोड़े कौन बना रहा है। उसने चमड़े को मेज पर रखा और अपने कमरे में गया। सुबह उसके पास मेज पर जूतों का ढेर था। जूते वाले ने उस दिन सारी जोड़ियां बेच दी। बहुत लंबे समय तक बूढ़ा आदमी जूते से बने पैसों से घर चला रहा था। कमाए हुए कुछ पैसों से उसने चमड़ा खरीदना जारी रखा। लेकिन जूते वाला जानने के लिए उत्सुक था कि जूतों के इन जोड़ों को कैसे और कौन बना रहा है। आखिर एक रात उन्होंने अपनी कार्यशाला की कोठरी में छिपने का फैसला किया और पता लगा ही लिया कि जूते कौन बना रहा है। आज रात मैं जूते बनाने वालों को ढूंढ कर ही रहूंगा। मध्य रात्रि के समय
कार्यशाला की खिड़की खोली गई और एल्व्स ने प्रवेश किया। एल्व्स में से एक गलती से फूलदान पर कूद गया। शोर सुनकर बूढ़ा आदमी अपनी जगह से बाहर कूद गया। जरा सावधान रहिए, वो जाग जाएंगे। जब बूढ़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और चुपके से बाहर आया तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर से देखा और उसने देखा कि मेज पर 3 एल्व्स थे। वे नृत्य और काम एक साथ ही कर रहे थे। उनमें से एक ने चमड़ा काटा, एक सिलाई कर रहा था और दूसरा उन्हें चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेस को बांध दिया और जूते को पॉलिश किया। एल्व्स इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि पलक झपकते ही टेबल पर जूतों के अनगिनत जोड़ थे। वो सब सुंदर है। चलो किसी के जागने से पहले निकल जाते हैं। जैसे ही वे आए थे वैसे ही एल्व्स चले गए, हंसते खेलते नृत्य करते करते। जूते वाला अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया। वो अपनी पत्नी के पास भागते हुए गया और जो कुछ हुआ उसे बताया। स्वाभाविक है, उसकी पत्नी ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने टेबल पर रखे जूतों के अनगिनत जोड़ों को देखा, उसे पता था कि उसका पति एक रात में इतने जूते नहीं बना सकता। एल्व्स ने जो भी किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने की बात पर दोनों सहमत हुए। अगले दिन पुराने जूते वाले की पत्नी ने दावत तैयार की। मध्य रात्रि में एल्व्स वर्कशॉप में पहुंचे। उन्होंने मेज पर दावत देखी। अरे ये खाना तो देखो, कहीं ये हमारे लिए तो नहीं बनाया गया। बेशक ये हमारे लिए है, मूर्ख, अन्यथा वे इस समय क्यों लाएंगे? मुझे लगता है हमारा इस घर का मिशन पूरा हुआ। अब हमें दूसरे घरों में जाना चाहिए जिन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। जूते वाला और उसकी पत्नी जाग गई और कार्यशाला में चले गए। उन्होंने जो खाना छोड़ा था उसकी जगह पर उन्होंने चमकदार जूतों का ढेर देखा। उस दिन के बाद एल्व्स कभी वापस नहीं आए। बूढ़े जूते वाले और उनकी पत्नी ने अपने शेष जीवन के लिए पर्याप्त पैसे प्राप्त कर लिए थे। जूते वाले ने सोचा कि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे ये अवार्ड मिला है। यही कारण है कि उसने जूते बनाना कभी बंद नहीं किया और जब उन्होंने छोटे एल्व्स के बारे में सोचा, वो हमेशा उनके लिए कृतज्ञ और आभारी थे।